नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 21 दिसंबर 2025, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को ध्यान यानी मेडिटेशन के फायदे समझाना है। ध्यान करने से मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और सोचने समझने की शक्ति बेहतर होती है। नियमित ध्यान से इंसान अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखता है और खुद से जुड़ने का मौका मिलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान बहुत जरूरी माना जाता है। इसके साथ ही आज शीतकालीन संक्रांति भी है। यह साल का वह दिन होता है जब दिन सबसे छोटा और रात सबसे लंबी होती है। इस दिन के बाद धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। भारत की संस्कृति में इस दिन को बदलाव और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 दिसंबर को पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर हैं। कल उन्होंने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के राणाघाट में करीब 3200 करोड़ रुपए की 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और फाउंडेशन स्टोन रखा। इन प्रोजेक्ट्स से कोलकाता से सिलीगुड़ी के बीच रोड कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी सड़कें विकास की बैकबोन होती हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से व्यापार, रोजगार और लोकल इकोनॉमी को सीधा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल नेचर थीम्ड डिजाइन पर आधारित है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली तकनीक से बनाया गया है। इसमें मॉडर्न फैसिलिटीज, बेहतर वेटिंग एरिया और स्मूथ पैसेंजर मूवमेंट की व्यवस्था है। पीएम मोदी ने कहा कि यह टर्मिनल पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और लोकल बिजनेस को फायदा होगा। सरकार का लक्ष्य है कि नॉर्थ ईस्ट को देश की ग्रोथ स्टोरी से जोड़ा जाए। पीएम मोदी ने नदिया जिले में 2 अहम नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इनमें बाराजागुली कृष्णानगर और बारासात बाराजागुली रोड का वाइडनिंग शामिल है। इन सड़कों के चौड़ीकरण से ट्रैवल टाइम कम होगा और एक्सीडेंट्स में भी कमी आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि अच्छी सड़कें किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लोकल जॉब्स पैदा होते हैं और क्षेत्र की इकोनॉमी मजबूत होती है। पश्चिम बंगाल के ताहिरपुर नदिया में प्रधानमंत्री मोदी की पब्लिक रैली में भारी जन समर्थन देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग पीएम मोदी को सुनने पहुंचे। रैली में लोगों का उत्साह साफ नजर आया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स इसे आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में केंद्र सरकार की डेवलपमेंट स्कीम्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस गरीब, किसान और युवाओं पर है और विकास ही उनकी राजनीति का आधार है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे 4 भाजपा समर्थकों की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई। यह घटना बेहद दुखद बताई जा रही है। हादसे के बाद प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू और रिलीफ वर्क शुरू किया। सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पीएम मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस घटना ने रेल सेफ्टी को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। असम की एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कुछ देशद्रोही ताकतें इस प्रक्रिया को रोकना चाहती हैं। पीएम मोदी ने कहा कि एसआईआर चुनावी सिस्टम को साफ और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। उन्होंने इसे डेमोक्रेसी की रक्षा से जोड़ा। उनके इस बयान के बाद पॉलिटिकल डिबेट तेज हो गई है। विपक्ष ने बयान पर आपत्ति जताई है, जबकि भाजपा नेताओं ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है। जब पीएम मोदी दौरे पर थे उसी दौरान दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी बेहद खराब बनी रही। पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में एयर प्यूरीफायर लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों और स्टाफ की सेहत सुरक्षित रहेगी। डॉक्टर्स के अनुसार खराब हवा से सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सरकार ने पेरेंट्स से भी सावधानी बरतने की अपील की है और पॉल्यूशन कंट्रोल पर काम तेज करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी यानी टीएमजीएल को लॉन्च किया। इस इनिशिएटिव का मकसद आयुर्वेदा, योगा और ट्रेडिशनल मेडिसिन को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की एंशिएंट नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाना जरूरी है। इस लाइब्रेरी से रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स और डॉक्टर्स को मदद मिलेगी। यह प्लेटफॉर्म ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न साइंस से जोड़ने का काम करेगा और भारत की सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करेगा। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट रूरल जॉब स्कीम की फंडिंग कम कर रही है। सोनिया गांधी ने मनरेगा से जुड़ी नीतियों को गरीब विरोधी बताया और इसे काला कानून कहा। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी। वहीं सरकार का कहना है कि मनरेगा में ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही है। हिजाब विवाद ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ ले लिया है। पीडीपी नेता इल्तियाज मुफ्ती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने की घटना हुई, जो वीमेन राइट्स और वीमेन रिस्पेक्ट पर सीधा हमला है। इस मामले के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेज बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों और कई नागरिक समूहों ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। यह मुद्दा अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में एक नेशनल डिबेट बन चुका है। हिजाब विवाद के बीच बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का खुलकर बचाव किया है। राज्यपाल ने कहा कि नीतीश कुमार महिला छात्रों को अपनी बेटियों की तरह देखते हैं और उनके मन में महिलाओं के लिए सम्मान है। उन्होंने इस घटना को पॉलिटिकल इशू न बनाने की अपील की है और इसे एक गलतफहमी बताया है। राज्यपाल का यह बयान विवाद को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद सत्ता और विपक्ष के बीच बयानबाजी जारी है और राजनीतिक माहौल अभी भी गर्म बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सास का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इस दुखद मौके पर उनके बेटे निशांत कुमार ने अंतिम यात्रा में भावुक होकर अर्थी को कंधा दिया। मुख्यमंत्री आवास में शोक का माहौल देखा गया है। कई बड़े राजनीतिक नेताओं ने पहुंचकर संवेदना व्यक्त की है। राजनीति की हलचल के बीच यह खबर मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी रही। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडिन कफ सिरप तस्करी को लेकर समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। योगी ने कहा कि जांच में सामने आया है कि इस ड्रग रैकेट से जुड़े कुछ लोगों के लिंक्स समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब ड्रग माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है। गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेश नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एजेंटों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। योगी ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे फ्रॉड एजेंट्स की पहचान कर तुरंत जेल भेजा जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित लोगों को उनका पैसा वापस दिलाया जाए। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि बिना जांच पड़ताल किसी एजेंट को पैसा न दें। योगी ने कहा कि सरकार आम जनता की सुरक्षा और भरोसे के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 137 करोड़ रुपए की लागत से बने नए ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है। इस मौके पर योगी ने कहा कि यह ओवरब्रिज शहर के ट्रैफिक को काफी हद तक कम करेगा। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर है। योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में विकास सिर्फ कागजों में होता था, लेकिन अब काम जमीन पर दिख रहा है। स्थानीय लोगों ने इस प्रोजेक्ट को शहर के लिए बड़ी राहत बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदिया की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर सीधे हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में करप्शन, मिस गवर्नेंस और जंगल राज जैसी स्थिति बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार इलीगल इन्फिल्ट्रेशन और वोट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे रही है। वहीं ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया है। पार्टी ने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले डर की पॉलिटिक्स कर रही है। आज सोने की कीमतों में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का भाव करीब 1,23,000 रुपए है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में भी गोल्ड प्राइस लगभग इसी रेंज में बने हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर मजबूत होने से गोल्ड पर दबाव देखा गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शादी और फेस्टिव सीजन से डिमांड बढ़ने से आगे कीमतों में फिर बदलाव हो सकता है। आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। रिजर्व बैंक के बोर्ड ने रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि अब बैंकों को अपनी फिनेंशियल रिस्क के हिसाब से इंश्योरेंस चार्ज देना होगा। जो बैंक ज़्यादा सुरक्षित होंगे उन्हें कम प्रीमियम देना पड़ेगा। आरबीआई का मानना है कि इससे बैंक ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनेंगे और डिपॉजिटर्स का पैसा ज़्यादा सेफ रहेगा। इस फैसले से फ्यूचर में बैंकिंग सिस्टम और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीसीसीआई ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का 15 सदस्य स्क्वाड घोषित किया है। इस स्क्वाड में शुभमन गिल को बाहर रखा गया, जबकि ईशान किशन और संजू सैमसन को मौका मिला है। चयन समिति ने टीम संतुलन और फिटनेस को आधार बताया है, जिससे अब टीम विश्व कप में अपनी सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं के साथ खेलेगी। इसमें जोरदार बल्लेबाज और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव भी शामिल हैं। नया स्क्वाड अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में उतरने वाला है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 की रक्षा नीति को मंजूरी दी है, जिसमें भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ाने पर जोर है। नई नीति का उद्देश्य चीन की आक्रामकता का सामना करना है और भारत को क्वेड के माध्यम से सुरक्षा सहयोग में केंद्रीय साझेदार के रूप में स्थापित करना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।